मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ों से घिरी एक बर्फीली कॉलोनी में उतरते हुए दिखाया जाता है, जहां कॉन्वेट कोरोपक्स नाम का एक शख्स एक लॉकेट को देख रहा होता है। कैरापेक्स अपने टेंट से बाहर निकलता है। उसके एक हाथ और शरीर के कुछ हिस्से मेटल के होते हैं। जिधर हेलीकॉप्टर से उतरकर कोड इंडस्ट्रीज की सीईओ विक्टोरिया कैरापेक्स से पूछती है, क्या तुम्हें स्कैरब मिल गया है? कैरापेक्स हाँ में जवाब देता है। विक्टोरिया कहती है, जब तक ये हमारे हाथ नहीं लगता कोड में इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर सेंचेस नाम का एक वैज्ञानिक भी विक्टोरिया के लिए कोड इंडस्ट्रीज में काम करता है। एक बहुत बड़े गोले के अंदर से स्कैरब को निकाला जाता है, जो कि बिल्कुल ही नीले रंग के बीटल के आकार का होता है और ये हमारी धरती पर बहुत पहले ऐतिहासिक काल से है। इसको पिरामिड की दीवारों में बने चित्रों में भी दिखाया गया है और टेड कोड नाम के आदमी ने इस ब्लू बीटल की खोज कर ली थी। टेड कोड ही कोड इंडस्ट्रीज का मालिक था, जो कि इस ब्लू बीटल के साथ ही लापता हो गया था और टेड की बहन विक्टोरिया इस इंडस्ट्रीज की सीईओ बन गई थी। सीन कट होता है। अब हमें इस मूवी के हीरो जेमी को पामेरा सिटी के एयरपोर्ट में दिखाया जाता है, जो कि अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौटा होता है। एयरपोर्ट के बाहर इसका पूरा ही परिवार, माँ बाप, बहन, दादी और इसके पिता के भाई रूडी इसे लेने आए होते हैं। घर पहुंचकर जेमी को पता चलता है कि उनकी शॉप बिक चुकी है और मकान मालिक घर का किराया 3 गुना बढ़ाकर मांग रहा है, इसलिए घर छोड़ना पड़ेगा। जेमी की माँ बताती है कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था। अंकल रूडी बताते हैं, कोड इंडस्ट्रीज ने बहुत लोगों का बिजनेस खत्म कर दिया। वहीं रात को दोनों भाई बहन छत पर बैठकर अपनी गरीबी की बातें कर रहे होते हैं। जेमी कहता है, मेरे पास लॉ की डिग्री है, मैं जॉब करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। जिधर नेक्स्ट सीन में जेमी और उसकी बहन विक्टोरिया के घर पर साफ सफाई की जॉब कर रहे होते हैं। ये जॉब उसकी बहन ने ही दिलाई होती है। आगे इस मूवी की हीरोइन जेनी विक्टोरिया से मिलने आई होती है। विक्टोरिया कैरापेक्स को बताती है कि ये मेरी भतीजी जेनी है। वहीं जेनी टीवी को ऑन करती है, जिसमें ओमेक नाम का एक यंत्र को दिखाया जा रहा होता है, जो किसी एक आदमी के शरीर से जुड़कर उसे काफी ताकतवर और वन मैन आर्मी बना देता है, जिससे कोड इंडस्ट्रीज के काफी सारे काम जैसे माइनिंग, रियल एस्टेट के कामों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। जेनी कहती है कि इस प्रोजेक्ट को तो हमने सालों पहले बंद कर दिया था। आगे वो उससे पूछती है कि तुम्हें पार्को आइलैंड पर क्या मिला। विक्टोरिया उसे नहीं बताती और कहती है कि ये सीक्रेट है। फिर जेनी उससे पूछती है कि हमने तो हथियार बनाना छोड़ दिया है। विक्टोरिया कहती है, हम कौन है? तुम इस कंपनी में कुछ नहीं हो, बस तुम्हें अपने पापा की कुर्सी मिल गई है। जेनी उसे ऐसा करने से मना करती है। विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ और विक्टोरिया जेनी के कुछ करीब आ जाती है। जेनी कहती है, पीछे हटो। कैरापेक्स जेनी की तरफ बढ़ता है, तभी इनकी बात सुन रहा जेमी कहता है, उसने कहा पीछे हटो। वहीं विक्टोरिया जेमी और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है, मगर बाहर जेमी को कोर्ट के ऑफिस बुलाती है जॉब देने के लिए। मिलेग्रो जेनी को कहती है इसके पास लॉ की डिग्री भी है। अगले ही दिन पूरा परिवार जेमी को कोर्ट के ऑफिस छोड़ने आता है। मिलेग्रो कहती है, मेरी जॉब की भी बात कर लियो। वहीं अंदर रिसेप्शनिस्ट इसे बैठने के लिए कहती है और ऊपर जेनी लैब सूट पहनकर डॉक्टर सेंचेस से टकराती है और उसका आईडी कार्ड चुरा लेती है। कार्ड से लैब के अंदर जाकर ब्लू बीटर को चुरा लेती है और टेबल पर रखे डॉक्टर सेंचेस के बर्गर के डिब्बे में रखकर निकल जाती है। डॉक्टर सेंचेस को जैसे ही ब्लू बीटल के चोरी होने का पता चलता है, वो पूरी बिल्डिंग को सील करवा देता है। आगे जेनी लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। जेमी उसके पास भागकर पहुंचता है। जेनी उसे वो डब्बा देकर कहती है कि इसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना और इसे खोल कर भी नहीं देखना। वो जेमी को बाहर भेजकर पास आते गार्ड्स को मेन डोर बंद करवाने का ऑर्डर देती है। वहीं रात में जेमी के घर पर पूरा ही परिवार डिनर टेबल पर बैठकर हंसी मजाक कर रहा होता है और इसे डिब्बा खोल कर देखने के लिए कहते हैं। जेमी उसे खोल देता है। मिलेग्रो उसे उठाकर अंकल रूडी की तरफ उछालती है। जेमी उसे अपने हाथ में लेता है कि तभी ब्लू बीटल में नीले रंग की लाइट जलती है और ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है और जेमी के चेहरे पर चिपक जाता है। सभी चिल्लाने लगते हैं। चेहरे से होकर बीटल जेमी की पीठ पर चिपक जाता है और उसका पूरा ही शरीर एक आर्मर से ढक जाता है। वहीं जेमी अपने दिमाग के अंदर इस ब्लू बीटल की आवाज सुनने लगता है। ब्लू बीटल अपने जेट इंजन को चेक करने के बाद कहता है और जेमी को घर की छत फाड़कर स्पेस में ले जाता है। स्पेस प्रेशर चेक करने के बाद ब्रेक चेक करने के लिए ब्लू बीटल जेट प्रेशर बंद कर देता है और जेमी पृथ्वी की तरफ तेजी से गिरता है। ठीक पानी में गिरने से कुछ इंच ऊपर ब्रेक लगाकर ब्लू बीटल ब्रेक चेक करता है। वहीं जेमी से आ रही आवाज से कहता है, मुझे घर ले चल। अब स्पीड चेक करते हुए ब्लू बीटल लैंडिंग चेक करता है। एक कार को तोड़कर हमला होने पर बचाव शील्ड की चेकिंग पूरी बस को 2 हिस्सों में काट कर करता है और जेमी के दिमाग में आवाज आती है, होस्ट को बचाने की टेस्टिंग खत्म और ब्लू बीटल जेमी को सुरक्षित फिर छत फाड़ कर घर पहुंचा देता है। जेमी तो नॉर्मल
इस्तेमाल हो गया था, पर ब्लू बीटल अब भी उसकी पीठ पर चिपका होता है, जिसे छुड़ाने के लिए वो अपने अंकल रूडी की गाड़ी लेकर कोर्ट के ऑफिस में जैनी के पास जाता है। अंकल रूडी अपनी गाड़ी को जाता देख रोने चिल्लाने लगते हैं। वहीं ऑफिस के बाहर जैनी खुद छिप रही होती है। जैमी को देखकर वो गाड़ी में बैठती है और गाड़ी भगाने के लिए कहती है कि पीछे से विक्टोरिया के गार्ड्स गोलियां चलाते हैं। घर पहुंचकर जैनी भी पूरे परिवार के साथ बैठी होती है। वहीं अंकल अपनी गाड़ी में लगी गोलियों के कारण नाराज होते हैं। जैमी जैनी से पूछता है कि आखिर ये भला क्या है। जैनी बताती है, ये पहले मेरे पिता के पास था। इसे स्कैरब कहते हैं। ये किसी दूसरे प्लेनेट का एक हथियार है। ये अपनी मर्जी से किसी एक को चुनता है। मुझे नहीं पता था ये तुम्हें चुन लेगा। अब हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना विक्टोरिया इसे पाने के लिए हम सभी को ही मार देगी। ये सुनते ही सब घबराते हैं, पर जैमी के पापा कहते हैं हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। जैनी कहती है इसे निकालने के बारे में शायद हमें एक जगह से कुछ पता चल जाए, पर उस जगह की चाबी मेरे ऑफिस में है, मगर मैं वहीं से स्कैरब को चुरा कर लाई हूँ, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। वहीं अंकल रूडी दिखाते हैं, मैंने एक सिक्योरिटी जैमर बनाया है जिससे सभी ऑफिस के कैमरे जैम हो जाएंगे, तब तुम चाबी ले आना। थोड़ी ही देर में दोनों ऑफिस में जाते हैं और कैमरे के बंद होने पर एक घड़ी की तरह की चाबी ले आते हैं, पर अंकल रूडी के पास पहुंचने से पहले ही कैरापेक्स आ जाता है और जैनी को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर जैमी उसके लोहे के हाथ को अपने हाथों से रोक लेता है और उसी हाथ से होते हुए ब्लू बीटल आर्मर जैमी को पूरा ढक लेता है। वो एक मुक्का कैरापेक्स को लगाता है जो कि दूर एक मूर्ति को तोड़ते हुए गिरता है। जैनी पूछती है ये तुमने कैसे किया। वो बताता है मुझे क्या पता। इतने में कैरापेक्स अपने सर के पीछे लगे बटन को दबाता है और उसका पूरा शरीर को ओमेक आर्मर ढक लेता है। जैनी कहती है यही है ओमेक। जिधर ब्लू बीटल और ओमेक में एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ओमेक ब्लू बीटल पर कई तरह के हथियारों से हमला करता है। ब्लू बीटल भी हमला करना चाहता है, पर जैमी उसे मना करता है और ओमेक से बात करने के लिए कहता है। इधर ब्लू बीटल जैमी से कहता है जंग के बीच में बात करना गलत बात है। वहीं ओमेक वार पर वार करता रहता है। ब्लू बीटल हमले की इजाजत मांगता है। आखिरकार जैमी को इजाजत देनी पड़ती है और ब्लू बीटल ओमेक को हराकर गिरा देता है और हाथों में तलवार निकालकर ओमेक की तरफ बढ़ता है। जैमी पूछता है ये ब्लेड किस लिए। ब्लू बीटल दुश्मन को खत्म करने के लिए, और जैमी ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि तभी अंकल रूडी और जैनी गाड़ी लेकर इनकी तरफ आते हैं। मौका पाते ही ओमेक गाड़ी में कई गोलियां दाग देता है और ब्लू बीटल को उठा कर पटकता है। ब्लू बीटल हमले की इजाजत मांगता है, पर जैमी को चक्कर आने लगते हैं। ब्लू बीटल समझ आता है कि होस्ट को चक्कर आ रहे हैं। ओमेक उसे घसीटकर सड़क के किनारे अपने पाँव से मारने ही वाला होता है कि तभी रूडी गाड़ी तेजी से लाता है और घुमा देता है। जैनी हैंड ब्रेक को खींच देती है, जिससे गाड़ी के पीछे रखा जैमर जाकर ओमेक से टकराता है और ओमेक ब्लू बीटल से दूर जाकर गिरता है। आगे गाड़ी में जैमी को होश आता है। स्कैरब को जैमी के शरीर से निकालने के लिए ये तीनों जैनी के पुराने घर पर पहुंचते हैं, जिधर जैनी उस चाबी से एक अंडरग्राउंड डोर खोलती है। ये तीनों नीचे जाते हैं, जहां कई तरह के आर्मर्स को देखकर अंकल रूडी समझ जाते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि जैनी के पिता टेड ही ब्लू बीटल थे। वो यहाँ के सुपर हीरो थे और ये उनकी ही कोई लैब है। रूडी टेड के कंप्यूटर पर स्कैरब को अलग करने का कोई तरीका ढूंढने लगता है। वहीं जैमी शीशे में अपने चेहरे पर लगी चोट को देखता है, जो उसी समय बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। और एक फोटो देखकर जैमी जैनी से पूछता है कि ये तुम्हारी माँ है क्या। जैनी रोते हुए बताती है हाँ, वो बहुत अच्छी थी। उनके मरने के बाद पापा भी एक दिन गए और कभी लौटे नहीं। इस घर में महंगी से महंगी चीजें हैं, पर मैं यहाँ बिल्कुल ही अकेली हूँ और तुम्हारे पास पूरा ही परिवार और ढेर सारा प्यार है। इधर ये दोनों किस करने वाले होते ही हैं कि अंकल आ जाते हैं और उन्हें कुछ दिखाने के लिए लैब में ले जाते हैं, जहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये स्कैरब तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से जुड़ा है और धीरे धीरे ये तुम्हारे दिमाग से जुड़ जाएगा। अभी इसलिए तुम्हारी कोई बात मानता है और कोई नहीं मानता, और कुछ समय बाद तुम दोनों एक ही हो जाओगे और तब ये तुम्हारी सारी बात सुनेगा और उस वक्त तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे और इससे अलग होने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत। ये सुनकर जैमी परेशान होकर छत पर चला जाता है। अंकल रूडी छत पर जाकर जैमी को समझाते हैं कि कैसे तुम्हारे पिता ने हर तरह की मेहनत करके हम सबको एक साथ रखा। और तभी जैनी छत पर आती है, जिधर तीनों एक हेलीकॉप्टर को जैमी के घर की ओर जाते हुए देखते हैं। जैमी तुरंत ब्लू बीटल बनने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता, इसलिए जैमी छत
से कूद जाता है। अपने होस्ट को बचाने के लिए ब्लू बीटल कमांड मान जाता है और जैमी के घर की तरफ उड़ जाता है। घर पर बहुत सारे गार्ड्स जैमी के माँ बाप, बहन और दादी को पकड़ लेते हैं कि तभी ब्लू बीटल आता है। जैमी सभी गार्ड्स को जाने के लिए कहता है, पर तभी गार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं ब्लू बीटल जैमी से कहता है, दोस्त सभी को खत्म कर देते हैं, पर जैमी सिर्फ उन्हें दूर हटाने के लिए कहता है। अपने परिवार को यहाँ से जाने के लिए कहकर जैमी सभी गार्ड्स पर टूट पड़ता है। भागते हुए जैमी की बहन गिर जाती है। उसके पिता उसे उठाते हैं। एक गार्ड्स उनके मुंह पर बंदूक का बट मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। मिलेग्रो अपने पिता को उठाती है और जैमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऊपर विक्टोरिया हेलीकॉप्टर में कैरापेक्स के साथ बैठी होती है और कैरापेक्स एक मशीन से ब्लू बीटल पर निशाना लगाता है। वहीं जैमी भी उन पर निशाना लगाता है। ब्लू बीटल जैमी से पीछे हटने के लिए कहता है, पर जैमी कहता है, इसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कि तभी जैमी के पापा गिर जाते हैं। मिलेग्रो चिल्लाती है। जैमी उनकी तरफ दौड़ता है और कैरापेक्स फायर कर देता है। मेटल का एक पंजा आकर ब्लू बीटल को जकड़ लेता है। कैरापेक्स उसे घसीटते हुए हेलीकॉप्टर से ले जाता है कि तभी वहाँ जेनी और अंकल रूडी आते हैं, पर जैमी के पिता की मौत हो जाती है। घर भी पूरा जल जाता है और दादी विक्टोरिया से लड़कर जैमी को वापस लाने के लिए कहती है। सीन तुरंत कट होता है। जेनी उन्हें अपने पापा की लैब लेकर जाती है और रूडी और जेनी एक जहाज को उड़ाते हैं। ये जेनी के पिता का एक ऐसा जहाज था जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। इधर एक आइलैंड पर एक लैब में जेमी को एक रिंग मशीन में उल्टा लटका रखा होता है। जेनी सभी को अपने पिता के बनाए हथियार देती है और कुछ हथियार के साथ एक बबल गम वहाँ से लेकर अपने पास रखती है। वहीं विक्टोरिया जेमी को सीधा करती है और उसे बताती है स्कैरेब की सारी पावर ओमेक में डालनी है। डॉक्टर सेंचेस बताता है कि ऐसा करने से ये लड़का मर जाएगा और विक्टोरिया कहती है कि कोई बात नहीं, हमेशा अच्छे के लिए कुछ तो बुरा करना पड़ता है, अब इसकी बलि चढ़ेगी। ये सुनते ही कैरापेक्स भी विक्टोरिया की तरफ देखता है। वहीं बाहर रूडी जहाज की क्रैश लैंडिंग करवा देता है। सभी गार्ड्स जहाज पर हमला कर देते हैं, पर जहाज पर इसका कोई असर नहीं होता और एक बटन दबाते ही जहाज के पैर निकलते हैं और दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर जाकर गार्ड्स को रोनते हुए रूडी आगे बढ़ता रहता है। बाहर के सभी गार्ड्स को मारकर एक छेद से जेनी और मिलेग्रो किले के अंदर उतरती हैं और एक डिवाइस के जरिए इस लैब के पावर सप्लाई की जगह का रास्ता देखते हैं। इधर कैरापेक्स अपने लॉकेट को अपने हाथ में देख रहा होता है और स्कैरेब की पावर को उससे जोड़ दिया जाता है। झटके से उसके हाथ से लॉकेट जमीन पर गिरता है। विक्टोरिया उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेती है और कैरापेक्स से कहती है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। वहीं पावर ट्रांसफर का मीटर ऑन हो जाता है। इधर जेनी और मिलेग्रो गार्ड से बचते हुए एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां हजारों ओमेक में स्कैरेब की पावर ट्रांसफर हो रही होती है और जेमी लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाता है। जेमी मरते हुए अपने दिमाग की एक काल्पनिक दुनिया में अपने मरे हुए पिता से मिलता है। नेक्स्ट सीन में जेनी और मिलेग्रो जनरेटर रूम में कई बम लगा देते हैं। वहीं काल्पनिक दुनिया में जेमी के पिता उसे ब्लू बीटल को पूरी तरह अपनाने और एक हो जाने के लिए कहते हैं। काल्पनिक दुनिया में जेमी हवा में तैरते हुए ब्लू बीटल की तरफ जंप लगाता है और ब्लू बीटल से जुड़ जाता है। इधर लैब में कैरापेक्स की पावर 100% पूरी हो जाती है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आगे जेनी और मिलेग्रो जनरेटर रूम को उड़ा देते हैं, जिससे जेमी आजाद हो जाता है। पूरी ताकत नहीं होने के कारण जेमी ब्लू बीटल नहीं बन पा रहा था, इसलिए लैब से भागने के लिए दरवाजा खोलता है, पर वो लॉक होता है। यहाँ डॉक्टर सेंचेस की इंसानियत जागती है और वो लॉक खोल देता है और अंदर मारा जाता है। लैब के बाहर फिर ब्लू बीटल को एक्टिवेट करता है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता। इतने में लैब में एक बड़ा धमाका होता है। जेमी भागता है। वहीं दूसरी तरफ धमाके के कारण छत के गिरने से जेनी और मिलेग्रो भी अलग हो जाती हैं और अब कैरापेक्स पूरी ही तरह ओमेक बन चुका था। गार्ड्स जेमी को गन पॉइंट करते हैं। पीछे से उसकी दादी अपनी गन से गार्ड्स को खत्म कर देती हैं और दादी जेमी को बाहर की तरफ ले जा रही होती हैं कि तभी सामने से कुछ और गार्ड्स आते हैं और दादी उन्हें भी उड़ा देती है। इधर छत के गिरने से बेहोश हुई जेनी को होश आता है, पर विक्टोरिया और उसके गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। दादी और जेमी जहाज में आ जाते हैं। वहाँ जेमी को पता चलता है कि मिलेग्रो और जेनी अभी भी किले के अंदर ही हैं। जेमी उन्हें लेने वापस जाता है। जेमी की माँ जेमी को बुलाती है और जेमी के अंदर के ब्लू बीटल को कहती है, अब तुम दोनों को मिलकर उनसे लड़ना है और उन्हें हराना है। अंदर किले में मिलेग्रो अकेले कई गार्ड से लड़ रही होती है। जेमी आता है और इस बार ब्लू बीटल की पूरी ही ताकत लौट आती है। आखिरकार जेमी ब्लू बीटल बन ही जाता है और सभी गार्ड्स को बेहोश करने तक पीटता है। अंकल रूडी भी इतने में आ जाते हैं। तीनों जेनी को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं कि तभी ओमेक दीवारों को तोड़ते हुए आता है और ब्लू बीटल को हवा में ले जाता है। दोनों की आसमान में घमासान लड़ाई होती है। जमीन पर आने पर लड़ाई और खतरनाक हो जाती है। वहीं विक्टोरिया हेलीकॉप्टर से जेनी को लेकर यहाँ पहुँचती है।
जेनी बबल गम को मुंह में चबाती है और विक्टोरिया के पास थूक देती है। दोनों उस बबल गम में कवर होकर जमीन पर आकर गिरते हैं। हेलीकॉप्टर भी गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ जेमी बहुत गुस्से में ओमेग को मार रहा होता है। ओमेग के खत्म होने पर भी वो कैरापेक्स को खत्म करने के लिए तलवार चलाता है, पर ब्लू बीटल रुक जाता है और जेमी से कहता है हम कातिल नहीं हैं। यहाँ कैरापेक्स की बचपन से अभी तक की याददाश्त ठीक हो जाती है और कैरापेक्स को याद आता है कि किस तरह से विक्टोरिया ने उससे गलत काम करवाए थे। आगे कैरापेक्स जेमी को सबको यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और विक्टोरिया की जेब से अपना लॉकेट निकालता है और घसीटते हुए उसे जलते किले में ले जाता है। एक और ब्लास्ट से पूरा ही आइलैंड उड़ जाता है। जेमी, जेनी और सभी जहाज से निकल जाते हैं। आगे सीन कट होता है और जेनी अपनी कंपनी संभाल लेती है और जेमी के घर को नया बनाने के लिए उसे कहती है। वो अंकल रूडी को एक नई गाड़ी भी दिलाती है। जेमी जेनी को किस करता है और उसे लेकर उड़ जाता है। इसी के साथ DC की ब्लू बीटल मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।